गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पीवाई क्यू डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे बेस्ड पीवाई क्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। सो अपने बड़े ही पेशेंस के साथ इस क्लास को अटेंड करना है। फर्दर अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे बेस्ड आज का हमारा सेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, इसमें क्या पूछा हुआ है, अगर कंडक्शन करंट है, अगर कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल हो जाए तब जो हमारा सोर्स है, सोर्स का नेचर कैसा रहेगा। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट को इक्वल किस केस में किया जा सकता है? अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हो सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो यूनिफॉर्म बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाती है। सो वहां से डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आया है। डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर आप एक्सप्रेस करते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होगा तभी डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। सो इफ जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका रेट ऑफ चेंज है, ये क्या अगर नॉन जीरो हो तभी तो डिस्प्लेसमेंट करंट तभी तो एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट कब होगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कब चेंज होगा, जब हमारा जो सोर्स है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट हो। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट अगर हमारा जो सोर्स है उसके केस में ही क्या एग्जिस्ट करेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो टाइम डिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। डायरेक्ट करंट के केस में तो जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एग्जिस्ट करेगा और वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। सो इस तरीके से जो कनेक्टेड सोर्स है वो क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको ना एम्पलीट्यूड की रेशो फाइंड आउट करनी है, किस किस की, एक तो ना कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। कंडक्शन करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इनके एम्पलीट्यूड की रेशो फाइंड आउट करनी है। टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अगर आप जो ये गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू ई एम एक्सपोनेंशियल रेस टू पावर टी डिवाइडेड बाय टाउ, कुछ इस तरीके से ना टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। जो ये टाउ है ये क्या है, रियल डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। अब आपको ना कंडक्शन करंट डेंसिटी, करंट कंडक्शन करंट डेंसिटी को अगर आप एक्सप्रेस करते हो, कंडक्शन करंट डेंसिटी को डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी से, कंडक्शन करंट डेंसिटी को मान लीजिए आप ना जे डी से एक्सप्रेस करते हो तो इसका ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, कंडक्टिविटी को सिंपली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना है। ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, कंडक्शन करंट डेंसिटी का। जो कंडक्शन करंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट है उस करंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ एसोसिएटेड ये फॉर्मूला हमारे पास एग्जिस्ट करता है। फर्दर अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि टाइम डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू पुट करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ई एम और साथ में ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल विद पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। ये आपके पास है ना किसकी वैल्यू आ गई, कंडक्शन करंट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इस कंडक्शन करंट को जे सी से हम एक्सप्रेस करेंगे, जे डी से तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। फर्दर अगर आप यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की बात करो जिसको आप ना जे डी से एक्सप्रेस करते हो, इसका आपके पास क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, परमिटिविटी टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे ना टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका ना रेट ऑफ चेंज आप टाइम के रिस्पेक्ट में जब कंसीडर करते हो तो ये आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करता है। स्टिल इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो ये आपको करना पड़ेगा, जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ये बन जाएगा ई एम और एक्सपोनेंशियल माइनस में टी डिवाइडेड बाई टाउ। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई टाउ, ई एम सेम रहेगा और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, पावर का डेरिवेटिव 1/टाउ वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब आपको ना इनके एम्पलीट्यूड की रेशियो फाइंड आउट करनी है। जब आप इनके एम्पलीट्यूड की रेशियो फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे अगर आप देखो जरा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जो, अगर इस एम्पलीट्यूड को आप ना A1 से एक्सप्रेस कर देते हो, ये A1 एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे जब आप इसको एक्सप्रेस करते हो A2 से, अदरवाइज हम ऐसा करते हैं कि ना डायरेक्ट बस हमको ना यहाँ पे नेगेटिव साइन ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ना एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअल वैल्यू, वो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। फर्दर अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इनके रेशियो को एक्सप्रेस करता हूँ, जो कंडक्शन करंट डेंसिटी है डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, उसके आप ना मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करते हो, तो देखो ई एम ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टो, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई टाउ स्टिल इज इक्वल टू, तो आपको ओवरऑल क्या आंसर मिलता है, सिग्मा टाउ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सिग्मा टाउ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो इसके बेस पे जो ये सेकंड ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा बन जाएगा करेक्ट, क्योंकि आपको ना कंडक्शन करंट डेंसिटी की डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी से रेशियो फाइंड आउट करनी थी, बाकी सारी की सारी वैल्यू इसमें कैंसिल हो जाएंगी। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। बस आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कंडक्शन करंट का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है डेंसिटी का, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट वन इज, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सिचुएशन आपको गिवन है इस केस में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट का एरिया वो ए है, और जो प्लेट के बीच की सेपरेशन है वो डी है। उनको ना एक बैटरी से कनेक्ट किया, जिस बैटरी की जो वोल्टेज है ईएमएफ है वो इन्होंने ई से एक्सप्रेस की हुई है, और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से एक्सप्रेस किया हुआ है, और ये सिचुएशन है जब टाइम की वैल्यू 0 है। कंसीडर ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए डिवाइडेड बाई 2। अब कैपेसिटर की प्लेट के एग्जैक्टली इन बिटवीन एक एरिया इन्होंने कंसीडर किया हुआ है, जो एरिया कैपेसिटर की प्लेट के एरिया का एग्जैक्टली हाफ है, ए डिवाइडेड बाई 2 अमाउंट का एरिया यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। पैरेलल टू द प्लेट्स एंड सिचुएटेड सिमेट्रिकली बिटवीन देम, द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस सरफेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उस एरिया को जिसका जो रीजन कैपेसिटर की प्लेट के एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे है, वहां पे एरिया कंसीडर किया हुआ ए डिवाइडेड बाई 2, उसको क्रॉस करके जाने वाली किस क्वांटिटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सो कुछ इस तरीके का सिनारियो गिवन है। अगर आप यहाँ पे कंसीडर करते हो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट के एरिया को इन्होंने ए से एक्सप्रेस किया हुआ है, और प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है यहाँ इन्होंने इसको ना डी से एक्सप्रेस किया हुआ है। अब यहाँ पे इसके इन बिटवीन इन्होंने ना एरिया कंसीडर किया हुआ है, जो ये रीजन है, ये रीजन है। अगर आप ध्यान दो, इसका जो एरिया है, इसके केस में अगर आप एरिया की बात करते हो तो यहाँ पे एरिया बन जाएगा कैपेसिटर की प्लेट का एग्जैक्टली हाफ। इस एरिया को क्रॉस करने वाला जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू टाइम डिपेंडेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आपको ना यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट के इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और इक्वल अमाउंट से ये प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इवेल्युएट करते हो, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट करंट डिपेंड करता है जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, उसके टाइम रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। सो यहाँ पे अगर आप ना इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है कैपेसिटर की प्लेट के इन बिटवीन, ये बन जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्दर सिग्मा, सिग्मा का क्या मतलब होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया।
सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैपेसिटर की प्लेट के इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रही है। अब आप ध्यान से देखना, ये तो कैपेसिटर की प्लेट के वेल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इस एरिया, ये जो हमने रीजन सेलेक्ट किया जिसका एरिया हमने a/2 चूज किया हुआ है, इसके साथ एसोसिएटेड अगर आप ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एरिया a/2, इसके लिए क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ना एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू a/2, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के वेल इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो तो क्या वैल्यू मिलती है? क्यू ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो इसका वैल्यू आपको मिलती है तो ये वैल्यू मिलती है आपको ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इसके बाद इस रीजन को क्रॉस करने वाले हमको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट करंट की। जब आप इसके डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा? ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट करली फाई ई डिवाइडेड बाय करली टी। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट करंट की। सो फर्दर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर आप उसका ना टाइम डिपेंडेंसी फाइंड आउट करते हो यहाँ से, अगर आप इस वैल्यू को ना टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे कंसीडर करते हो तो आपको फर्दर क्या वैल्यू मिलती है? स्टिल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा करली क्यू डिवाइडेड बाय करली टी, स्टिल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ करली क्यू डिवाइडेड बाय करली टी। अब यहाँ पे हमारा टारगेट है चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना। वो चार्ज कैसा होना चाहिए? टाइम डिपेंडेंट चार्ज होना चाहिए। वो कंसेप्ट कहाँ से आएगा? आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा होगा, ग्रोथ ऑफ चार्ज इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो टाइम डिपेंडेंट चार्ज होता है। जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी तो जो उस पे ना ग्रोथ ऑफ चार्ज होगा, ग्रोथ ऑफ चार्ज से एक कंसेप्ट आएगा आपके पास। आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो? 1/2 करली बाई करली। अब आपने ना जैसे देखिए करली डिवाइडेड बाई करली टी, क्यू की वैल्यू के लिए क्यू की इनिशियल वैल्यू मान लीजिए क्यू नोट, और उसके बाद आपके पास क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है फर्दर? अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, आपके पास ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस में टी डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। ये वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करेगी। ये क्या रिप्रेजेंट करिए? ग्रोथ ऑफ चार्ज इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसको आपने एक फॉर्मूला से एक्सप्रेस कर दिया। फर्दर अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है? सो क्यू नोट को 1 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू तो आपके पास कैंसिल हो जाएगी। क्यू नोट की वैल्यू को आप ना कैसे एक्सप्रेस करते हो? चार्ज को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? चार्ज को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? जो गिवन आपके पास है ना वोल्टेज है, और कितनी ईएमएफ है ई, और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है? सी। वो वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। सो फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो आपको यहाँ पे ना क्या वैल्यू मिलती है? तो चार्ज को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? सी इंटू वी, वोल्टेज की वैल्यू आपके पास क्या है? ये बन जाएगा ई, और कैपेसिटर की वैल्यू सी डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको जब डेरिवेटिव करते हो, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म में ही आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और फर्दर मल्टीप्लाई करोगे, ये नेगेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ था, और टी डिवाइडेड बाय आर सी का टाइम डेरिवेटिव तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर सी, 1 डिवाइडेड बाय आर सी। सो ओवरऑल ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट की आपके पास वैल्यू आई, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखना कैपेसिटर और कैपेसिटर यानी कि सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आती है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर। एक तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी आपके पास, और फर्दर एक्सपोनेंशियल में माइनस में टी डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आपने सिर्फ आर से एक्सप्रेस करनी है। अब कैपेसिटर सी की वैल्यू
इनिशियली कितना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ना जो उसकी कैपेसिटेंस है उसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। सो ये आपके पास ओवरऑल जो आंसर आएगा। और यहाँ पे जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी इन्होंने ना एप्सिलॉन नोट की बजाय एप्सिलॉन से एक्सप्रेस किया हुआ है। इस बात का आपने ध्यान देना है, इन्होंने कहीं मेंशन किया होगा यहाँ पे जो परमिटिविटी है, हाँ जी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वो एक्चुअली मैं इसमें स्टेटमेंट में लिखना यहाँ पे मेंशन कर लेना। अब जो एप्सिलॉन है, जो परमिटिविटी है उस मीडियम की जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रहा है, उसको एप्सिलॉन से इन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको ना ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो ओवरऑल आपके पास ना ये आंसर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन से वाला आंसर बन रहा है आपके पास, एप्सिलॉन ए आर एक्सपोनेंशियल की पावर में एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस में न्यूमरेटर में टी इंटू डी, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2r। सो ओवरऑल आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिचुएशन को सोल्व किया है। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप ध्यान देना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उसकी रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपने जैसे टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक्सप्रेस करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनकी मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती है और उन दोनों के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है। ये टाइम डिपेंडेंट वेव होती है बेसिकली। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसको ना लाइट वेक्टर बोलते हैं। सो अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हो, सो कुछ इस तरीके से आप इसको ना एक्सप्रेस कर सकते हो, कोसाइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी। और ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टाइम डिपेंडेंट आपके पास एग्जिस्ट करती है, वो बन जाएगा बी नोट और ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ के एक्स माइनस में ओमेगा टी। कुछ इस तरीके से आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आपको ना इनके एम्पलीट्यूड की रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अगर आप ना इन दोनों के एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड मन की ई नोट डिवाइडेड बाय बी नोट, इसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करता है। और जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास जो एग्जिस्ट करती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल, स्टिल इज इक्वल टू, और उसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी के टर्म्स में 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू जो होती है, यानी कि उनके एम्पलीट्यूड की रेशियो आपके पास है ना, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट और फर्दर ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फ्री स्पेस के अंदर वो ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो ना वाई एक्सिस के अलोंग है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 9.3 वोल्ट पर मीटर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ना लाइट वेक्टर बोलते हैं। इन्होंने ये कहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वाई एक्सिस के अलोंग, अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, और उसका मैग्नीट्यूड कितना एग्जिस्ट कर रहा है 9.3 वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज, यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पीक वैल्यू एग्जिस्ट करती है और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू वो किसके इक्वल एग्जिस्ट करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। अब आपको ना यहाँ पे, अब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना एक्स डायरेक्शन भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है। हमको मेनली उसका ना मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है
उसकी क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अगर आप ना वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना, जो इनकी ना पीक वैल्यू का रेशियो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक्सप्रेस करता है। तो ऐसे यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को वेलोसिटी ऑफ लाइट से आप डिवाइड कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 9.3 वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू एग्जिस्ट करती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर आप इसको सोल्व करते हो 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और मैग्नेटिक फील्ड को जब आप मेजर करते हो तो ये टेस्ला के अंदर आपके पास आंसर आएगा 3.1 10⁻⁻8 टेस्ला, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। इसमें आपको ये ऐसा भी हो सकता था कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन हो सकती थी, उसके बेसिस पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वन इज, अब ये इस क्वेश्चन ये काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ना वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। फॉर्मूला तो अप्रोक्सीमेटली, अब जैसे अभी हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू को डिवाइड करके ना वेलोसिटी ऑफ लाइट से एक्सप्रेस किया हुआ है। जब आपके पास है ना वो बेसिकली स्केलर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अगर आपके पास सिचुएशन आए वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, वेक्टर फॉर्म के लिए आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ना यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नोट, ये क्या है ई नोट है ये वैल्यू, और साथ में लिखा हुआ साइन ऑफ, साइन के अंदर क्या लिखा हुआ आपके पास, साइन फंक्शन के लिखा हुआ है के जेड माइनस में ओमेगा टी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग है। द कोरस्पोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, अब इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पोंडिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये दोनों किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉम्पोनेंट हैं। अब इस केस में आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है के, उसका आपको ना क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आपको ना वेक्टर फॉर्म में ये सारी की सारी वैल्यू गिवन हो। अब इसके लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है अलोंग द जेड एक्सिस, अगर आप ध्यान दो ये कंपोनेंट उसका क्या है जेड एक्सिस के अलोंग है, सॉरी जो वेव आपकी वो क्या है वाई एक्सिस के अलोंग है। सो यहाँ से जब आप ना ये वैल्यू फाइंड आउट करते हो प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू को जब आप इवेल्युएट करते हो यहाँ से, तो क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, के की वैल्यू आपको ना यहीं से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो आप इसको ना कैसे एक्सप्रेस करोगे, जो आपके पास है ना के की वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे ना लिखा हुआ है z, तो आप ना प्रोपेगेशन कांस्टेंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको आपने सिंपली लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा आपके पास अलोंग द z एक्सिस, तो आई जे के यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा इसके लिए। इसके साथ ना जो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वैल्यू आपको ऑलरेडी दे ही रखी है, तो ये बन जाएगा ई नोट, और ये आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ के जेड माइनस में ओमेगा टी, और ये वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट कर रही है अलोंग द वाई एक्सिस। डिवाइड में आपको इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्दर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या वैल्यू आएगी के डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब आप ध्यान से देखना के क्रॉस जे आपको इवेल्युएट करना, के क्रॉस जे आपको माइनस आई प्रोवाइड करेगा। जब आप यूनिट वेक्टर का ना डॉट प्रोडक्ट कंसीडर क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर करते हो तो ये बन जाएगा ई नोट, और ये बन जाएगा आपके पास फर्दर साइन के जेड माइनस में ओमेगा टी। के क्रॉस जे आपको ना माइनस आई से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, माइनस साइन आप यहाँ पे यूज कर लीजिए माइनस में आई, अलोंग द एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास, स्टिल इज इक्वल टू। सो ओवरऑल अगर आप इसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, अब के डिवाइडेड बाय ओमेगा या फिर ओमेगा डिवाइडेड बाय के ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक्सप्रेस करता है, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये वैल्यू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा ई नोट से वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो इसको, और ओवरऑल आपके पास यूनिट वेक्टर आया अलोंग द एक्स एक्सिस यानी कि आई। सो इस तरीके से अगर आपको ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो उसका भी एक वेल डिफाइंड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, और आप एक फील्ड अगर गिवन हो तो दूसरी फील्ड की वैल्यू
फाइंड आउट कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यूज इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक लाइट है, उसकी जो इंटेंसिटी आपको गिवन है 1 किलो वोल्ट पर स्क्वायर मीटर। फॉल नॉर्मली ऑन ए सरफेस विद एरिया, एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे नॉर्मली इंसिडेंट है और कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन उसका हुआ है लाइट वेव का। अगर आप ध्यान से देखो कुछ इस तरीके से ना, लाइट वेव इंसिडेंट है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया उसका इस सरफेस पे, कंप्लीटली एब्जॉर्ब। अगर ये कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गया, इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना, फोर्स ऑफ द रेडिएशन ऑन द सरफेस, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास है ना प्रेशर का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वो क्या एग्जिस्ट करता है, जो लाइट वेव की इंटेंसिटी है इसको आपने ना वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर देना है। ये प्रेशर का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम ना रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर को आप ना एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स ऑफ रेडिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इस केस में कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हुआ है, सो यानी कि यहाँ पे ना मोमेंटम ट्रांसफर का कंसेप्ट अगर आप देखोगे, चेंज ऑफ मोमेंटम तो यहाँ पे होगा ही नहीं देखा जाए तो। रेडिएशन जितना मोमेंटम इम्पार्ट कर रही है सरफेस पे वो तो हो जाएगा। अगर ये ना यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती तो ये क्वांटिटी यहाँ पे डबल हो जाती, क्योंकि उस केस में ना जो फॉरवर्ड मोमेंटम हो जाता उसकी डायरेक्शन ना इंसिडेंट या फिर इनिशियल मोमेंटम के एग्जैक्टली 180 डिग्री पे चली जाती। अब यहाँ पे मोमेंटम की डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरफ है, सो इस तरीके से यहाँ पे I डिवाइडेड बाई सी का कंसेप्ट यूज किया है। अगर रिफ्लेक्शन भी होता ना तब इस क्वांटिटी का डबल आपको करना पड़ता। अब सबसे पहले जब आप प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1 किलो वोल्ट, यानी कि 10⁻³ वोल्ट पर स्क्वायर मीटर। तो ये बन जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि 3 इंटू 10⁸। ये आपके पास यहाँ तक की वैल्यू आ गई है। इसको जब आप फर्दर सोल्व करते हो, प्रेशर है आपके पास ये। अब फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए नाउ जब आप फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप ना प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। प्रेशर की आपके पास है ना ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई एरिया। कितने एरिया पे इंसिडेंट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर और फिर स्क्वायर में आपको ये गिवन है। सो ओवरऑल आपके पास है ना जो फोर्स की वैल्यू आएगी, फाइनली फोर्स की जो आपके पास वैल्यू आएगी 1/3 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो 3.3 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻9 और यह आंसर आ जाएगा आपके पास न्यूटन में। अब आप देख लीजिए किससे आंसर ये मैच करता है। 10⁻, यहाँ से अगर आप देखोगे 10⁻, इंटेंसिटी की वैल्यू थी किलो वोल्ट पर स्क्वायर मीटर थी, ये बात ठीक है 10⁻3 है। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, और प्रेशर की वैल्यू को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻। अच्छा यहाँ पे आपके पास है ना 0.1/3 को इनिशियली जब आप डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू आती है 0.33। अब आप यहाँ पे ना जब डेसिमल को शिफ्ट करते हो, जब आप फाइनली डेसिमल को शिफ्ट करोगे तब आपके पास है ना ओवरऑल जो आंसर आएगा यहाँ से उसके बाद फोर्स की वैल्यू का जो आंसर आएगा आपके पास, यानी कि ये 100 से डिवाइड है तो आपको इसको ऐसा लिख सकते हो 3.3 इंटू 10⁻1/10, 10 की पावर में एडजस्ट हो जाएगा -10 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट गिवन है और वेव लेंथ है लैम्बडा नोट, पासिस फ्रॉम फ्री स्पेस टू ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब है, जो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैग्नेटिक परमेबिलिटी उसकी क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब उसकी ना परमिटिविटी गिवन है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी गिवन है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का क्या मतलब है, ये एक ऐसा स्पेसिमेन है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को तो क्रॉस होने की परमिशन दे देगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस होने नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है नॉन मैग्नेटिक मीडियम है। डेल्टा न्यू और डेल्टा लैम्बडा क्या है रिस्पेक्टिवली द इंक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन द मीडियम देन। अब आप ध्यान से देखना, आपको ना चेंज इन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन वेवलेंथ
की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ना तो मीडियम के चेंज होने से ना मीडियम के सेम रहने से उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इस बात का आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे सिर्फ ना वेवलेंथ का चेंज आपको कंसीडर करना है। अब फ्रीक्वेंसी किस ऑप्शन में चेंज नहीं हुई है? एक तो आपके पास ये ना सेकंड ऑप्शन है, एक तो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर आप, और उसके बाद एक आपके पास ये फोर्थ ऑप्शन है। सो इन दो ऑप्शन के कोरस्पॉन्डिंग ना, लेकिन वेवलेंथ के अंदर चेंज तो ऑब्जर्व होगा डेफिनेटली। अब इसमें तो दे रखा है वेवलेंथ के अंदर चेंज 0 है, तो उसके हिसाब से तो ना अगर आप ध्यान से देखोगे, सो आप इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए भी टिक मार्क कर सकते हो। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है? राइट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाती है कि जैसे मीडियम के चेंज होने से ना वेवलेंथ के अंदर चेंज आएगा। क्यों? स्पीड ऑफ द वेव चेंज हो जाएगी, वेव की स्पीड के चेंज होने की वजह से वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। हम यहां पे लिख सकते हैं एज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव, सो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर आप ना वेवलेंथ की बात करते हो, मान लीजिए वेवलेंथ उसकी फाइनली लैम्डा डैश आ जाती है, तो वेवलेंथ को आप ना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? वेवलेंथ का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी इनिशियली तो ना, क्योंकि ये कैसी एक वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्री स्पेस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर किस स्पीड से ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो आप ना स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्पीड इन ए मीडियम, स्पीड इन ए मीडियम, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अब और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसकी पहले वाली ही फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट। और यहाँ पे एक बात और मैं मेंशन कर देता हूँ, जो उसकी ना इनिशियली वेवलेंथ थी, उसकी जो उसकी इनिशियल वेवलेंथ है जिसको आपने लैम्डा नोट से एक्सप्रेस किया, वो वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर रही है? वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियली। और फाइनली हम ये वैल्यू एग्जिस्ट कंसीडर कर रहे हैं। अब मीडियम के अंदर ना उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ उसका ना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा? उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमने यहाँ क्यों कंसीडर नहीं की? क्योंकि ये लिखा हुआ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके साथ कोई भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी का कंसेप्ट एसोसिएटेड नहीं होगा। स्टिल इज इक्वल टू, सो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है सी डिवाइडेड बाय न्यू नोट। रिलेटिव परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये रेशियो एग्जिस्ट करती है किसी भी मीडियम की जो इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी है, सॉरी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की रेशो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नोट के साथ। तो यहाँ पे आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? रिलेटिव परमेबिलिटी को एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। फर्दर जो फाइनल उसकी वेवलेंथ आती है लैम्डा डैश इज इक्वल टू, आपको क्या वैल्यू मिलती है यहाँ से? ये बन जाएगा आपके पास सी अंडर रूट एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय न्यू नोट, और ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट एप्सिलॉन, स्टिल इज इक्वल टू। अब इसका बेसिकली आपके पास ये फाइनल वेवलेंथ आ गया है। अब आपको ना लैम्डा डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चेंज इन वेवलेंथ। चेंज इन वेवलेंथ को जब आप कंसीडर करते हो, चेंज इन वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता? फाइनल वेवलेंथ माइनस में इनिशियल वेवलेंथ इज इक्वल टू, फाइनल वेवलेंथ आपके पास क्या आई अगर आप ध्यान से देखोगे? ओवरऑल इसमें से ना अपना सी डिवाइडेड बाय न्यू नोट आप कॉमन ले सकते हो, और ओवरऑल आपके पास जो आंसर आता है अंडर रूट के अंदर एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट एप्सिलॉन माइनस में 1। इस तरीके से आप ना ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या है? इसका ना करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वन इज। हालांकि एक बात आपने ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ ना 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एप्सिलॉन वाली टर्म मेंशन है, न्यूमरेटर के अंदर ना एप्सिलॉन नोट मेंशन नहीं है।
ये मैंने ऑप्शन एज सच जो एससेट के एग्जाम में आए हुए थे उसके हिसाब से मैंने ऑप्शन लिखे हैं, मैंने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। यहाँ पे अंडर रूट न्यूमिरेटर के अंदर ना अंडर रूट में वैल्यू आएगी अब साइलेंट नोट, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वेवलेंथ के अंदर नॉन जीरो चेंज आएगा, वो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही अवेलेबल है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पे है, इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, जीरो है। जो इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, जीरो। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है। इज प्लेस इन द पाथ ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग। जब उसको ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रीजन में रखेंगे तो उसका ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा बेसिकली। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर देते हो, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस के लोग उसका ना इलेक्ट्रिक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि लाइट वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड के लोग उसका वाई एक्सिस के लोग उसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को पुट किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे रखा हुआ है रेस्ट पे, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। अब आप ध्यान देना, अगर एक इलेक्ट्रॉन को या फिर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में पुट कर देते हैं रेस्ट पे, तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, जीरो। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड एक ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। जब तक चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं होगी यानी कि वो मोशन में नहीं होगा, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पे नहीं होगा, तब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। और उसके बाद अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो सिंपली उस पर फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, जो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन पे, अगर आप यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की बात करते हो तो वो तो हो जाएगा जीरो, और जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मान लीजिए क्या हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ई होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल या नॉन जीरो। सो ओवरऑल इस पे ना फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस पे अब आप देखो जरा, इलेक्ट्रॉन एक क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे वैसे ना ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्ट करता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेकिन गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें से अगर आप देखो यही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। वैसे इसमें अलोंग द डायरेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे ना इस ऑप्शन को आप ना मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन कुछ ऐसे आना चाहिए था, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक ना नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता फिर वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज नेगेटिव हो तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब क्योंकि कोई और ऑप्शन बेस्ट फिटेड नहीं है, बेस्ट फिटेड ऑप्शन यही है फर्स्ट, इस वजह से ये आंसर आया हुआ है। ऐसा जो आपके पेपर में क्वेश्चन ऑप्शन आया था ना वही मैंने मेंशन किया है। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब आपने ना जो स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके अंदर आपके पास ना जैसे कौन कौन से वेव आती हैं, रेडियो वेव एग्जिस्ट करती है, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, एक्सरे और फाइनली अल्ट्रावायलेट लाइट। अब आपको ना इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इसको अरेंज करना बेसिकली। अब जैसे यहाँ से आप ना एक कंसेप्ट उठाते हो, जैसे एक्सरेज हैं, एक्सरेज को क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक एक्सरे कहाँ से प्रोड्यूस होती है, एक ना लार्ज एटॉमिक नंबर स्पेसिमन पे जब आप बम्बार्डमेंट करते हो वहां से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है तो उनको क्या बोलते हैं, एक्सरेज कहा जाता है, जिनकी
फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इनमें सबसे लिस्ट है। सो रेडियो वेव मिनिमम पे और एक्सरे मैक्सिमम पे, उस ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो ये सेकंड ऑप्शन बेस्ट फिटेड है यहाँ पे। यानी कि रेडियो वेव के बाद अगर आप देखोगे इन्होंने कैसे इसको अरेंज किया हुआ है, सबसे पहले आपके पास है ना रेडियो वेव आएंगी, रेडियो वेव सबसे लेस फ्रीक्वेंसी की। अगर आप इसको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो एक्सरे सॉरी रेडियो वेव, रेडियो वेव के बाद आपके पास आ जाएंगी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव के बाद आपके पास क्या आएंगी, विजिबल, विजिबल लाइट, और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आपके पास क्या आएंगी, अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट, और फाइनली आपके पास क्या आएंगी, एक्सरेज आएंगी। सो इस तरीके से ये जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड वन। होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के PYQ के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।